सभी प्यारे बच्चों को जेके कोचिंग क्लासेस में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हमने विराम चिन्ह के बारे में पार्ट 1 में विराम चिन्ह की संक्षिप्त रूप से कुछ समझाया था, जिसमें विराम चिन्ह की परिभाषा और परिभाषा के साथ में कुछ विराम चिन्हों के बारे में बताया गया था, कुछ उदाहरण दिए गए थे। आज विराम चिन्ह का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें विराम चिन्ह के बारे में विस्तृत जानकारी बताई जाएगी। तो आप विराम चिन्ह को समझें, जानें, और यदि विराम चिन्ह के बारे में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जैसे ही नया वीडियो बनता है प्रथम नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। मैंने विराम चिन्ह के लिए एक पद ले रखा है जिसमें विराम चिन्ह का उपयोग नहीं है। इसमें विराम चिन्ह का उपयोग हमें करना है। यदि हम विराम चिन्ह का उपयोग सही तरीके से करते हैं तो इसका वास्तविक अर्थ हमें मालूम होता है, और यदि हम विराम चिन्ह का उपयोग गलत तरीके से या गलत स्थान पर कर देते हैं तो इसका अर्थ वास्तविक नहीं बनता, उल्टा सुल्टा बन जाता है। तो देखते हैं कि सेंटेंस क्या लिखा हुआ है। लिखा है, कल रात एक नवयुवक मेरे पास पैरों में मोजे और जूते सिर पर, टोपी हाथ में, छड़ी मुंह में, सिगार और कुत्ता पीछे पीछे लिए आया। ये ऐसा इसलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि इसमें विराम चिन्ह नहीं, क्योंकि विराम का अर्थ होता है थोड़ा ठहरना, थोड़ा रुकना, ताकि उस वाक्य की वास्तविकता तक पहुंचाया जा सके। देखिए, अभी मैं इसके अंदर विराम चिन्ह लगाऊंगा और विराम चिन्ह लगाने पर इसको पढ़ने का तरीका और इसकी वास्तविकता किस प्रकार बताई जाएगी। मतलब यदि मैं गलत स्थान पर लगा देता हूं तो उसका अर्थ क्या निकलता है, देखिए इस वीडियो में। देखिए सेंटेंस में मैंने विराम चिन्ह का उपयोग कर दिया है। अब मैं पढ़ूंगा इसको तो आप समझें कि कैसे इसका अर्थ बनता है। कल रात एक नवयुवक मेरे पास पैरों में मोजे और जूते सिर पर, टोपी हाथ में, छड़ी मुंह में, सिगार और कुत्ता पीछे पीछे लिए आया। अब इसका अर्थ कैसा बन गया कि जो नवयुवक था उसने पैरों में मोजे पहने हुए हैं और जो जूते थे वो सिर पर कहाँ लगना चाहिए उसको मैं लगा के आपको बताता हूं। चलिए अब इसको पढ़ते हैं। कल रात एक नवयुवक मेरे पास पैरों में मोजे और जूते, सिर पर टोपी, हाथ में छड़ी, मुंह में सिगार और कुत्ता पीछे पीछे लिए आया। अब परिवर्तन हुआ ना, पहले जो उसका अर्थ अनर्थ के रूप में बताया जा रहा था, अब उसे वास्तविकता उस सेंटेंस की बन गई है। ऐसे ही कुछ और उदाहरण हैं जिसको मैंने बना रखे हैं, आइए उनको भी पढ़ते हैं। लिखा है, रोको मत जाने दो, खाओ मत खाने दो, मारो मत जाने दो। अब इनमें भी विराम चिन्ह रोको के बाद लगा देता हूं तो सेंटेंस क्या बनता है, रोको मत जाने दो। यदि इस शब्द में मत के बाद में विराम चिन्ह लगा देता हूं, अल्प विराम का प्रयोग करता हूं, तो क्या बन जाएगा, रोको मत जाने दो। अगला क्या दे रखा, खाओ मत खाने दो। इसमें मैं खाओ शब्द के बाद यदि अल्प विराम लगा देता हूं तो बन जाता है खाओ मत खाने दो। और यदि मत शब्द के बाद अल्प विराम लगा देता हूं तो खाओ मत खाने दो। और यदि इसी सेंटेंस के बाद अगला तीसरा सेंटेंस बता रखा है कि मारो मत जाने दो, तो इसको क्या बना दें, मारो मत जाने दो। यदि मैं अल्प विराम मारो शब्द के बाद लगाता हूं तो मारो मत जाने दो। तो तीनों सेंटेंस में यदि अल्प विराम का उपयोग हम ऐसे स्थान पर करते हैं जो वास्तविकता प्रकट करते हैं, किंतु जब उसमें हम मत शब्द के बाद जोड़ देते हैं तो तीनों सेंटेंस नकारात्मकता प्रदर्शित करते हैं। अब बढ़ते हम विराम चिन्हों के प्रकार के बारे में कि विराम चिन्ह के कितने प्रकार होते हैं। विराम चिन्ह तकरीबन 18 प्रकार के होते हैं, जिनमें प्रमुख प्रकार इस प्रकार हैं और साथ में उनके चिन्ह भी। देखिए, पूर्ण विराम का चिन्ह है,
फिर अल्प विराम आता है, उपविराम आता है, अर्धविराम, योजक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, पदलोप चिन्ह, रेखांकन चिन्ह, लाघव चिन्ह, आदेश चिन्ह, और आदेश चिन्ह को हम विवरण चिन्ह भी कहते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, अवतरण या उदाहरण चिन्ह, पुनरुक्ति शब्द चिन्ह, दीर्घोच्चारण चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह, विस्मुख, विस्मरण, यानी 18 प्रकार हैं। इनमें प्रत्येक का एक एक उदाहरण समझिए। कुछ उदाहरण हैं। पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम में पहला सेंटेंस लिखा है, रमेश बाजार जाता है। ये पूर्ण है। इसकी परिभाषा बनती है कि जब वाक्य पूरा खत्म हो जाता है तब हम पूर्ण विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो इस सेंटेंस में रमेश बाजार जाता है पूरा सेंटेंस हो गया, है के बाद हमने पूर्ण विराम चिन्ह का उपयोग किया है। एक उदाहरण और समझे इसमें, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, भाई के बाद पूर्ण विराम, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, फिर अधमाई के बाद पूर्ण विराम। तो कहने का मतलब जब वाक्य पूर्ण हो जाता है तो हम पूर्ण विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं। एक उदाहरण और हमने अल्प विराम का लिया है। लिखा, मयंक, महेश, रमेश और कृष्णा घूमने गए। अब इनकी क्या परिभाषा बन रही है? जहां थोड़ी सी देर रुकना पड़े या एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाना पड़े, उस स्थान पर हम क्या करते हैं? अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। कुछ और उदाहरण है, जैसे हम गणितीय भाषा में संख्याओं को लिखते समय लिखा 1, फिर कामा करते हैं, 2 लिखा है कामा हो जाता है, जिनको हम अल्प विराम कहते हैं। 1 लिख के अल्प विराम, 2 लिख के अल्प विराम, 3 लिख के अल्प विराम, मतलब संख्या पद्धति या कोई एक समान शब्द आ जाते हैं, उनको लिखते समय अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। ये अल्प विराम का चिन्ह है। अगली परिभाषा हमने सीखी थी उपविराम की, जहां किसी पर किसी वस्तु या विषय के बारे में विशेष जोर देकर बताया जाए, वहां उपविराम का प्रयोग करते हैं। इनका उदाहरण देखिए, प्रदूषण एक अभिशाप है। दूसरा है विज्ञान एक वरदान या अभिशाप है। अगला उदाहरण है अर्धविराम का। इसकी परिभाषा है, जहां पूर्ण विराम से कम, जहां पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से ज्यादा रुकना हो, वहां अर्धविराम का उपयोग किया जाता है। क्या उदाहरण बना इसका? इसका उदाहरण है, सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी। क्या बना? सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी। अगला विराम चिन्ह है योजक चिन्ह। इसकी क्या परिभाषा बनती है? इसकी परिभाषा बनती है कि दो शब्दों में आपस में संबंध बताने के लिए हम योजक चिन्ह का उपयोग करते हैं। आपस में कैसे? जैसे कुछ शब्द ऐसे आ गए एक समान शब्द दिखने में, जैसे लिखा है, देश के दीवानों ने तन मन धन से देश की रक्षा की। तो तन मन और धन तीनों शब्द का एक ध्वनि में उच्चारण हो रहा है, तो आपस में इनका संबंध होने से बीच में योजक चिन्ह का उपयोग किया गया। अगला उदाहरण लेते हैं हम। अगला है कोष्टक का प्रयोग, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग कैसे होता है? ये अधिकतर सभी भाषाओं में अधिकतर पाया जाता है, मतलब सभी भाषाओं में कोष्टक का उपयोग अधिकतर होता है। इसका उपयोग, इसकी परिभाषा बनती है कि वाक्य के बीच बीच में आए शब्दों पदों का अर्थ स्पष्ट करते हैं। कि जैसे बीच में कोई शब्द आगे जैसे लिखा है धर्मराज, और धर्मराज की स्पष्टीकरण करने के लिए हमें कोष्टक में उसका नाम लिखना पड़ा, युधिष्ठिर। जैसे युधिष्ठिर को हम धर्मराज कहते हैं, तो स्पष्टीकरण करने के लिए कोई विशेष शब्द हो गया
इसलिए हम कोष्टक का प्रयोग युधिष्ठिर के लिए करते हैं। अगला विराम चिन्ह है पदलोप। पदलोप चिन्ह, पदलोप का मतलब होता है कोई सेंटेंस लिखते समय कुछ उसका वाक्य का कुछ अंश छोड़कर लिखना हो, तब हम पदलोप का उपयोग करते हैं, जिसमें ये डॉट 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 लिखा जाता है, ये पदलोप है। लिखा सेंटेंस में मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, पर इसके बाद का हाव भाव इसको छोड़कर हमने लिखा, तो यह पर शब्द आ गया है, और पर शब्द के बाद में जैसे डॉट डॉट आती है, पदलोप है। अगला है रेखांकन, जिसको अंडरलाइन शब्द कहा जाता है, जिसमें कुछ विशेष बातें बताई जाती हैं कि जिस वाक्य पे किस शब्द पे जोड़ दिया जाए विशेष, उसे रेखांकन शब्द कहते हैं। इसलिए कृष्ण ने बरगद के पेड़ के नीचे उपदेश दिया, तो बरगद मतलब कौन सा पेड़ था? बरगद का पेड़। तो यह रेखांकन शब्द के लिए इसे विशेष जोड़ दिया जाता है। अगला आता है लाघव। बताया गया था लाघव क्या होता है। लाघव एक जीरो समान वाक्य चिन्ह होता है, जैसे जीरो बनता है वैसे जीरो बनाया जाता है। तो ये क्या काम करता है? ये शब्दों को संक्षिप्त रूप बताता है, मतलब जो वाक्य लिखा है या किसी की उपाधि है, कोई विशेष व्यक्ति है, विशेष वस्तु है, उसको संक्षिप्त रूप में बताने के लिए इस लाघव चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे लिखा डॉक्टर के लिए डा करके हम शून्य बना देते हैं, माननीय के लिए मां करके शून्य बना देते हैं, है ना। तो ये लाघव चिन्ह है। अगला आता है आदेशक या विवरण चिन्ह। तो आदेशात्मक चिन्ह या विवरण चिन्ह किसे कहते हैं? कि कोई सेंटेंस हम लिख रहे हैं और सेंटेंस लिखने के बाद में उसके अलग अलग बिंदु बनाने रहते हैं, जैसे इसके बाद इसका 1 नंबर, 2 नंबर, तो ऐसे बिंदु बनाने रहते हैं ना, उस समय हम आदेशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसमें 2 डॉट और एक योजक चिन्ह जैसा रेखांकित रेखा खींची जाती है, इसे आदेशक चिन्ह कहते हैं। अगला बिंदु आता है हमारा विस्मयादि बोधक। ये अधिकतर देखने में आता है। कहां कहां देखने में आता है? मान लो एक मिठाई का डिब्बा है, उसके ऊपर तुरंत मिठाई देखते सीधे अपने मुंह में पानी आ गया, और मुंह में पानी आते सीधे उसका स्वाद अच्छा लगा, तो हमने कहा आहा क्या स्वाद है, ऐसा हम बोलते हैं। या वाह कितना सुंदर चित्र बनाया। कोई गंदी चीज दिखी, छी छी कितनी गंदी है। फिर किसी से अपना दुख प्रकट करना हो, प्रसन्नता प्रकट करनी हो, तो इसके लिए हम विस्मय आदि बोधक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अरे वो मर गया, ऐसा तो नहीं कह सकते हम। वाह उसके घर चोरी हो गई, ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं। तो दुख प्रकट करने के लिए कहते हैं अरे उसके घर चोरी हो गई। तो इन शब्दों का प्रयोग करके हम अपने हाव भाव को प्रकट कर सकते हैं। इसलिए विराम चिन्हों का वाक्य में बहुत अधिक महत्व होता है। अगला विराम चिन्ह है प्रश्नवाचक। इसमें बताया है कि प्रश्न, जहां परिभाषा बनती है कि किसी से प्रश्न पूछना, किसी हाव भाव में प्रश्न बनना या किसी से प्रश्न करना, उसके लिए हम प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग करते हैं। जहां किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अवयव, वाक्य की जानकारी पूछी गई हो या प्रश्न करा गया हो, उसे हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के रूप में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। इसने जैसे लिखा क्या आपने खाना खाया, क्या वे इंदौर गए, हम यहाँ क्यों बैठे हैं, ऐसे प्रश्न जहाँ आते हैं वहाँ इन प्रश्न चिन्हों का उपयोग किया जाता है। अगला है उदाहरण चिन्ह। उदाहरण का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा, विशेष व्यक्ति द्वारा, विशेष पुरुष द्वारा, महान पुरुष द्वारा या किसी लेखक द्वारा जो बात कही जाए, उसी बात को उसी रूप में वापस लिखना उदाहरण के रूप में, इस इन्वर्टेड को रूप में लिखा जाता है, उदाहरण के रूप में लिखा जाता है। जैसे लिखा है, तुलसीदास ने कहा है पराधीन सपने सुख नाही, मतलब दूसरे के अधीन रहना, उसको सपने में भी सुख नहीं मिलता है। समझ में आ गई होगी आपको। अगला हम लेते हैं पुनरुक्ति शब्द। पुनरुक्ति शब्द का चिन्ह का उपयोग कहाँ होता है? जैसे एक समान संख्या आ गई है, एक समान वस्तुएं आ गई हो और उसको चार्ट में दर्शाना हो, तो जैसे ये लिखा है नाम, संख्या, रमेश की 500, महेश के भी 500 हैं, इसलिए हमने पैसे 500 ना लिखते हुए क्या कर दिया? चिन्ह का उपयोग कर लिया। कौन सा चिन्ह? पुनरुक्ति चिन्ह का। नीचे लिखा ब्रजेश के 400, यहाँ संख्या चेंज हो गई इसलिए संख्या लिख दी।
अगला बनता है दीर्घ उच्चारण। दीर्घ उच्चारण का ये चिन्ह है। यहाँ ये प्रयोग अधिकतर दोहों में, सोठों में, चौपाई में जब इनका चिन्ह मात्राओं का ज्ञान बताया जाता है तब वहां दीर्घ का उपयोग किया जाता है। लघु और गुरु, तो लघु का मतलब छोटा होता है, गुरु यानी दीर्घ। लघु गुरु का मतलब होता है जैसे दीर्घ संख्या बतानी हो उस स्थान पर हम इस एस का प्रयोग करते हैं। अगला है तुलनात्मक। तुलनात्मक चिन्ह क्या है? जहां दोनों की आपस में तुलना की जाती है वहां बराबर चिन्ह का यानी तुलना का प्रयोग किया जाता है। जैसे अच्छाई बराबर बुराई, ये इसकी तुलना हो रही है ना। यह बराबर यह, मतलब ये दोनों की मात्रा बराबर की, इसको दिया मतलब उसको दिया, दोनों को बराबर। ऐसे बराबर जहां शब्द आता है उस स्थान पर तुलनात्मक वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। कुछ और चिन्ह रह गए थे जिसमें त्रुटि का या हंस पद जिसे बोलते हैं, हंस पद भी कहा जाता है त्रुटि। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग होता है कोई शब्द लिखते लिखते बीच में छूट जाता है तो उल्टा वी आकार बना दिया जाता है और उस शब्द को ऊपर लिख दिया जाता है। इसे त्रुटि शब्द कहा जाता है या विस्मरण शब्द कहा जाता है। अगला है निर्देशक चिन्ह। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? निर्देशक चिन्ह का प्रयोग ऐसे स्थान पर किया जाता है जब वाक्य पूर्ण हो जाता है, उदाहरण दिया जाता है, उदाहरण के बाद पूर्ण किया जाता है, उसके बाद ये निर्देशक चिन्ह की रेखा खींची जाती है। अब देखने में आ रहा है कि निर्देशक चिन्ह जो हैं और योजक चिन्ह दोनों समान है, किंतु योजक चिन्ह रेखांकन चिन्ह जो है, रेखांकन चिन्ह छोटा होता है और निर्देशक चिन्ह बड़ा होता है। सभी बच्चों को वीडियो अच्छा लगा होगा। विराम चिन्ह के बारे में कुछ और जानकारी के लिए अगले वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।